अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो जैसा कि हेडिंग दिख रहा है कि आज हम लोग स्यूडो फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं। तो स्यूडो फोर्सेस की स्टडी से पहले कुछ चीजें जो हमें जाननी पड़ेंगी वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको मैं लिख करके नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये ज्यादातर लोगों को ये बातें क्लियर होती हैं। व्हाट आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिनका एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट or is moving with constant velocity is known as non-inertial frame or is known as inertial frame of reference। ठीक है ना, इसको inertial frame of reference बोलते हैं। मतलब कि जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होती हैं उनको inertial frame of reference बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो फ्रेम है हमारी, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या तो वो रेस्ट पर है, तो इसको inertial बोला जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बस अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रही है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यानी कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या तो अगर वो रेस्ट पर है, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। ठीक है ना। ये तो पहली कैटेगराइजेशन थी। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो न्यूटन्स लॉ है वो अपने ट्रू फॉर्म में, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से जो हम इक्वेशंस लिखते हैं डायरेक्टली, वो अपने ट्रू फॉर्म में तभी वैलिड है जबकि हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखें। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखते हैं तो वो इक्वेशंस कहीं ना कहीं हमें गलत आंसर देने लगती हैं। तो उस आंसर को सुधारने के लिए हमें एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सिस्टम में, जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके और हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जब हम अपने इक्वेशंस लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर आ जाता है हमारा। दिस फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं भी स्यूडो फोर्सेस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त कहीं भी हम लोग कभी भी स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन यही फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जेक्ट की हम किसी ऐसे सिस्टम में बनाए जो कि एक्सेलरेटेड है, मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके और किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर एक एडिशनल स्यूडो फोर्स, जो कि रियल नहीं होता है बट हमें केवल न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ हमें सही आंसर दे, उसके लिए उसमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और इसी स्यूडो फोर्स को की स्टडी हमें यहां पर करनी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि स्यूडो फोर्सेस आर नेवर अप्लाइड इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द फ्री बॉडी डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दे आर यूटिलाइज्ड only when the free body diagram is being drawn from the non-inertial frame of reference, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स लॉ है अपने ट्रू फॉर्म में वैलिडेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। सो दिस वन थिंग। तो अब हम देखते हैं कि स्यूडो फोर्स होते कितने हैं और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्यूडो फोर्स दैट इज एक्टिंग। स्यूडो नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, स्यूडो इज एनीथिंग दैट इज इमेजिनरी और आप दैट इज नॉट रियल इन द सेंस। स्यूडो का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज नॉट रियल। ठीक है ना। तो स्यूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली टू वैलिडेट द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ये मान लीजिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई S है, एंड देन वी हैव सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से S डैश। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा S डैश के नाम से जाना जा रहा है। तो वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S एंड S डैश। ठीक है। और यहां पे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो वी हैव अ पार्टिकल P ओवर हियर जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, और इस पार्टिकल की जो पोजीशन है यहां से वो R है। अच्छा, S डैश की जो पोजीशन है S से, उसको मैं मान लो कैपिटल R से शो कर देता हूं, कैपिटल R है। ठीक है ना। और
एस डैश से जो पार्टिकल पी की पोजीशन है, मान लो मैं उसको एस से शो कर रहा हूं, तो एस डैश से जो पार्टिकल पी की पोजीशन है एस, या मान लो उसको मैं कुछ और लिख देता हूं, R1 लिख दे रहा हूं, मान लो R1। तो यहां पे ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 है। दिस इज एस इज नॉन एक्सेलरेटेड, इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को FOR लिखूंगा, एंड दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा, मान लो ऊपर एक्सेलरेट या नीचे एक्सेलरेट, बट कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। इसकी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब मैं ब्रैकेट में यहां लिख सकता हूं कि इसकी जो एक्सेलरेशन ऑफ s इज इक्वल टू 0, एंड यहां पर अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ s डैश जो है इट इज नॉन जीरो। और अब हम लोग पार्टिकल p को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, ठीक है ना, वी आर ऑब्जर्विंग द पार्टिकल p। पार्टिकल p की जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अलग अलग फ्रेम से अलग अलग दिखेगी आपको, इससे कुछ और दिखेगी, इससे कुछ और दिखेगी, ठीक है ना। चलो उसकी भी हम अभी देखते हैं स्टडी करके। तो सबसे पहली बात कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर मैं यूज करूं तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू द टेल ऑफ वेक्टर b the head of vector a is associated, then the resultant vector arises from the tail of vector a and ends up to the head of vector b। यही तो बोलता है ना। तो from triangle of vector addition what we can write, from triangle law of vector addition, so from triangle of vector addition you can simply write what, आप ये लिख सकते हो कि ये जो r है ये किसके बराबर है, it is r plus r1, ठीक है ना। ये जो r है किसके बराबर है, r प्लस r1 के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं r1 लिखना चाहूं तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r। r1 जो होगी वो किसके बराबर होगी, r माइनस r होगी ना, r इक्वल टू r प्लस r1 है, तो r1 लिखोगे तो r माइनस r हो जाएगा। अब डबल डिफरेंशिएट करो भाई, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, डी स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर। ये वाली चीज लिखी हुई है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ, ये r1 किसकी पोजीशन है, मतलब आप देख सकते हो ये r1 आपको जो दिख रही है, ये r1 इज पोजीशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश, s डैश के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। पोजीशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ p, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, so now d square r by dt square, r जो है that is position of p with respect to s, r है position of p with respect to s, तो therefore ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है this is acceleration of p with respect to s, acceleration of p with respect to s, and minus यहां पे लिखा हुआ है d square r by dt square, d square r by dt square। अब ये r क्या है, so this is position of s dash with respect to s, यानी कि ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s डैश इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। इस बात को समझना, ठीक है ना। तो इसको हम चाहो तो नेक्स्ट पेज पे ले जाके लिख सकते हैं, या यहीं पे लिख देता हूं ताकि सारी चीजें आपको एक बार में दिखें, ठीक है ना। So therefore what we have obtained over here is, this is a very important equation that you can see, और यहीं से pseudo force की हम डेरिवेशन कर सकते हैं। So अब अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मास ऑफ द पार्टिकल, हमें मास ऑफ द पार्टिकल m दिया हुआ है, ठीक है ना, मास ऑफ दिस पार्टिकल p इज सपोज m, तो अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड पे, so what we get is m into acceleration of particle with respect to s dash, it is equal to again m into acceleration of particle with respect to s minus, and this is what, m into acceleration of
एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश is mass into acceleration of particle with respect to s, and mass into acceleration of particle with respect to s जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, this is what, this is real force। real force क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो s का मतलब ये वाली इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो पार्टिकल p की जो एक्चुअल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो तो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो। So this is the real force, that is the actual force acting on the particle, आप ये बोल सकते हो, because this is actual acceleration। s के रेस्पेक्ट में, फ्रेम s के रेस्पेक्ट में जो भी p का एक्सेलरेशन होगा, जनरली उसी को तो एक्चुअल एक्सेलरेशन बोलेंगे ना, क्योंकि s वो फ्रेम है जो कि इनर्शियल फ्रेम है, जो कि रेस्ट पे है या जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। s डैश के रेस्पेक्ट में जो p का एक्सेलरेशन होगा, क्या वो एक्चुअल एक्सेलरेशन है? नहीं, वो तो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन को फोर्स से मल्टीप्लाई किया तो उसको हम एक्चुअल फोर्स या रियल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस इज द रियल फोर्स, ठीक है ना, और माइनस ये क्या लिखा हो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसको अभी मैं नाम दे रहा हूं। नाउ दिस इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, मास इनटू, जब आप एस डैश पे खड़े होकर के देखोगे तो जो फोर्स एक्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। मैं इसको अगर नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करूं, यहां पे अगर नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करूं तो ये वाली जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज व्हाट, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, दैट इज फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये फोर्स कहां से एक्ट कर रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप लिख लेना। अब ये वाली जो चीज यहां पे लिखी हुई है, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस, दैट इज फ्रॉम कहां से, दैट इज फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। कहां से, इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि एस हमारी कौन सी फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एडिशनल फोर्स दैट वी मस्ट अप्लाई, सो दिस इज नोन एज स्यूडो फोर्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। सो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इक्वेशन इज व्हाट, सो ये हमारे पास जो है फोर्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, ये जो लिखा हुआ हमारे पास, तो m इंटू ए पी एस डैश, दैट इज फोर्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट इज MAPS, that is force acting on particle as observed from inertial frame, plus minus of, ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, तो पहले मैं प्लस फिर माइनस ऑफ लिख रहा हूं, माइनस ऑफ, और इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, MA, और उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं SS डैश, ओके, MA और फिर क्या लिखेंगे, SS डैश, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली जो चीज है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ओके, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम प्लस स्यूडो फोर्स, सो दिस थिंग इज नोन एज स्यूडो फोर्स, ओके। सो यहां पे अगर मैं इस चीज को लिखूं तो देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द particle as observed from non-inertial frame, is the sum of the force acting on the particle, is the sum of the force, okay,
acting on the particle as observed from inertial frame and pseudo force तो जहां पे pseudo force जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो pseudo force is this। तो ये ध्यान देने वाली बात है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप लोग ध्यान रखना कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब कभी भी हम किसी भी पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो दो फोर्सेस के सम के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, तो इट इज सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। ओके, तो दो चीजों का सम होता है, सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। तो यहां पे अगर आप स्यूडो फोर्स देखो तो कितना है हमारे डेरिवेशन में, तो दिस स्यूडो फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, तो इट इज माइनस ऑफ m a s s डैश। सो दिस इज स्यूडो फोर्स, यानी कि स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन जो है हमारे पास, इट इज माइनस ऑफ a s s डैश। मतलब कि स्यूडो फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ASS डैश क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। ये जो AS डैश एस, सॉरी AS डैश एस था, ये AS डैश एस है ये, ठीक है ना। तो ये AS डैश एस क्या है, सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है पार्टिकल पे। मतलब कि अगर ये हमारी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही होती, सपोज इसका एक्सेलरेशन ऊपर होता AS डैश एस, अगर मैं इसको नाम दूं, ठीक है ना, इसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू AS डैश एस विल बी सिंपली रिटन एज AS डैश, क्योंकि AS डैश एस को आप क्या लिखोगे, तो AS डैश एस इट इज इक्वल टू AS डैश माइनस AS। यही तो रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन AS क्योंकि खुद जीरो ही है तो AS डैश एस, जिसको AS डैश भी बोल सकते हैं, अगर वो ऊपर है तो इस पार्टिकल पे जो स्यूडो फोर्स लगेगी वो नीचे लगेगी। अगर वो इधर होता तो स्यूडो फोर्स यूं लग रही होती, अगर वो इधर होता तो स्यूडो फोर्स यूं लग रही होती। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, मतलब सिंपली आप ये बोल सकते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगती है पार्टिकल पे, ठीक है ना। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट स्यूडो फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बहुत कम जगह पे ऐसे स्यूडो फोर्स का आपको डेरिवेशन मिलेगा देखने को, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके, इसलिए मैं बोर्ड के सामने से हट गया। ओके, तो यहां तक तो देख ही लिया आप लोगों ने। अब इस चीज को अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, नीट वाले बच्चों के लिए कभी कभार ये सब डेरिवेशन थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट हो जाता है, तो सिंपल शब्दों में ये समझना आप लोग कि जब इनर्शियल फ्रेम से हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब डायग्राम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हैं, मतलब कि जब हम इस फोर्स को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस फोर्स को जब ऑब्जर्व किया जा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो रियल फोर्स के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स भी उसमें जोड़ना पड़ता है। ये जो स्यूडो फोर्स होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो एक्सेलरेशन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, तो पहला पॉइंट है, ठीक है ना, कि इफ द फ्री बॉडी डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन, इफ द FBD ऑफ द पार्टिकल is being drawn from the inertial frame, then we do not require to introduce
do not require to introduce pseudo force, okay, pseudo force in the FBD of the particle. ओके तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप लोग कहां से बना रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हो, इफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, देन वी डू नॉट रिक्वायर टू इंट्रोड्यूस स्यूडो फोर्स इन द एफबीडी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है. but if the free body diagram of the particle is being drawn, okay, but if the free body diagram of the particle is being drawn from the non-inertial frame, then we require to introduce, then we are required to ऐसे लिख लो, then we are required to introduce a pseudo force in the free body diagram, a pseudo force in the free body diagram of the particle. Okay, then we are required to introduce a pseudo force in the free body diagram of the particle. अब ये pseudo force होता कितना है, तो this pseudo force is equal to the product of the mass of the particle and the acceleration of the non-inertial frame. Okay, इस बात को ध्यान रखना है कि this pseudo force, ठीक है ना, this pseudo force is equal to, this pseudo force is equal to, ये जो pseudo force होती है, तो this pseudo force is equal to the product of, it is equal to the product of the mass of the particle, not mass of the system. जिस system पे खड़े हैं उसका mass नहीं. This pseudo force is equal to the product of the mass of the particle, okay, mass of the particle and the acceleration of the non-inertial frame, okay, acceleration of the non-inertial frame from which the particle is being observed, okay, from which the particle is being observed, ठीक है ना. तो होपफुली यहां तक ये चीज आप लोगों को क्लियर है. सो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि दिस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, ओके, दिस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम किसका प्रोडक्ट होता है, ये स्यूडो फोर्स होता है. इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल and the acceleration of the non-inertial frame from which the particle is being observed, ठीक है ना. और pseudo force particle पे किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है ना, तो pseudo force acts on the particle, okay, acts on the particle opposite to the acceleration of the non-inertial frame. तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स काम करता है. तो ये स्यूडो फोर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर तो मैंने स्यूडो फोर्स आप लोग के लिए डिराइव किया, इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, व्हाट इज स्यूडो फोर्स. लेकिन ये ज्यादा जरूरी पॉइंट है उसके बारे में कि पहली चीज तो if the FBD of the particle is being drawn from the inertial frame, if the FBD of the particle is being drawn from the inertial frame, then we do not require, or then we are not required to introduce pseudo force in the FBD of the particle. Inertial frame से बना रहे हो तो न्यूटन्स लॉ पहले से ही वैलिड है, उसको दोबारा और ज्यादा वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही वैलिड है वहां पे, पहले से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो आप इक्वेशन लिखोगे वो ऑलरेडी सही होगा, तो उसमें कोई भी स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना. सेकेंड थिंग इज दैट बट इफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन वी आर रिक्वायर्ड, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाओगे, इफ द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, ऑफ द पार्टिकल, फ्री बॉडी डायग्राम लिखा हुआ है FBD, ठीक है ना, इफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल, ओके, तो इफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम, कहां से बनाई जा रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, then we are required to introduce a pseudo force in the FBD of the particle. ये pseudo force जो होती है, it is equal to the product of the mass of the particle, जिस particle पे mass of the particle, जिस particle को आप observe कर रहे हो उसका mass, ना कि जिस सिस्टम में आप खड़े हो या आपका मास नहीं, जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास, ठीक है ना, जिसके लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो उसका मास. तो दिस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है और जो पार्टिकल है उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स मिल जाएगा. और स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स, ठीक है ना. तो अब हम लोग इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे. उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को कि स्यूडो फोर्स जो होती है ना, इट इज नॉट रियल फोर्स. स्यूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं होती है, तो इसीलिए स्यूडो फोर्स के कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं होते हैं. इस बात को समझना. कभी यार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट हैव एन एक्शन रिएक्शन पेयर. समझ रहे हो, स्यूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, उसको FBD में इसलिए बनाया जाता है ताकि मान लो कि हमारे पास जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो हमारी जो बॉडी है, हम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो हम लोग जिस बॉडी के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ उसको डायरेक्टली करने पे कैलकुलेशन गलत आंसर दे देता है, तो इसलिए उसके आंसर को सही करने के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं. लेकिन इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है क्योंकि कोई रियल फोर्स नहीं. तो भाई हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने मन से, ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. कई बार बच्चे गलती करते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स को एक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिएक्शन मान लेते हैं. नहीं भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट ही नहीं करता है सिस्टम में. जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ही नहीं करता. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जबरदस्ती तब दिखाना पड़ता है जबकि खुद हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हैं. समझ रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय ऑल रियल फोर्सेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना. लेकिन और सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, आप ऐसे बोल सकते हो, सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय F net एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर डायनेमिक्स में. बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रियल फोर्स. कभी भी अगर आप सर्कुलर मोशन में FBD ग्राउंड फ्रेम से बनाओगे तो भूल कर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मत दिखा देना आप लोग. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स. उसको तभी बनाते हैं FBD के अंदर जबकि हम खुद मान लो एक किसी झूले में बैठे हुए और झूला गोल गोल घूम रहा है, तो अब हम खुद ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में है क्योंकि सर्कल में भी अगर हम घूम रहे हैं तो एक्सेलरेटेड है. सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो. सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन ही होती है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होता है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज यानी वेलोसिटी चेंज हो रही. ये सब काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था आपको. तो सर्कुलर मोशन जो है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो अगर हम उसमें बैठ गए किसी झूले में जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो उस वक्त हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है हमारी फ्रेम का, और तब हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना पड़ता है अपनी कैलकुलेशंस को वैलिडेट करने के लिए. लेकिन ग्राउंड पे खड़े होकर के अगर उस झूले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे तो ग्राउंड क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है तो कहीं भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मार्किंग नहीं करेंगे. तो ये चीजें तो अभी हम सर्कुलर मोशन में आगे पढ़ लेंगे. कुल मिलाकर के बात इतनी है कि सर्कुलर मोशन केवल तभी जो भी आपके पास स्यूडो फोर्सेस हैं वो तभी बनाई जाएंगी किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना. तो होपफुली ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है ये क्लियर हो गया है आपको. तो जो लास्ट पॉइंट यहां पे मैं उसको भी लिख ही देता हूं यहां पे, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि सेंट्रिपिटल फोर्स या जो भी सेंट्रिपिटल की नहीं बात करते हैं, सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल तो आगे बात कर लेंगे. इन जनरल लिख देता हूं कि स्यूडो फोर्सेज आर नॉट रियल फोर्सेज and thereby they do not have action reaction pairs.
इनके पास एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं होती हैं। तो स्यूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस एंड देयर बाय दे डू नॉट हैव एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी स्यूडो फोर्स के बारे में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, कि सपोज हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इस बात को समझना कि इस इंक्लाइन प्लेन पर यहां पर एक ऑब्जर्वर है और यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, अ फोर्स F इज एक्टिंग, मास ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जो है वो कैपिटल M है, एंड इसके ऊपर एक यहां पर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये जो ब्लॉक है इसकी जो मास है इट इज स्मॉल m। तो यहां पे कैपिटल M है और जो ब्लॉक की मास है वो स्मॉल m है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर, ठीक है। इसमें ये सब हमारे पास डेटा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। सो व्हाट इज द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर ऑन कैपिटल M एंड ऑन स्मॉल m। तो स्यूडो फोर्स की जगह के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर देखना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स के लिए पहले खुद का एक्सेलरेशन देखना पड़ता है। भाई हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है या इनर्शियल फ्रेम में। अगर इनर्शियल फ्रेम में होगा तो स्यूडो फोर्स 0 हो जाएगी, बट ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या हम चेक करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो हो जाएगी इट इज F अपॉन M प्लस M, फोर्स अपॉन टोटल मास। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब एक बार हमें एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर पता चल गया तो स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M, स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन, अच्छा ये आगे की ओर है, ये ऑब्वियसली ये जो एक्सेलरेशन है आगे की ओर है, तो उसको मैं आई कैप लिख देता हूं, डायरेक्शन भी दे देता हूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M, सो इट इज कैपिटल M इनटू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा हुआ है उसका एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन यूज करके और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही चीज तो अभी हम लोगों ने सीखा था। तो इट इज मास कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो है इट इज F अपॉन M प्लस M, और आई कैप की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आई कैप। सो दिस इज द स्यूडो फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन कैपिटल M। और अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m, तो स्यूडो फोर्स, ठीक है ना, एक्टिंग, स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m। तो स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m के लिए क्या लिखोगे, m इनटू और फिर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का, क्योंकि ऑब्जर्वर ही हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, तो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखते हैं m इनटू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, या माइनस ऑफ m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट यहाँ पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो हमारा ऑब्जर्वर खुद ही नॉन इनर्शियल फ्रेम है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज m इनटू और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे m इनटू, और यहाँ पे क्या लिखा हो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इट इज F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और फिर से हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो माइनस आई कैप हो जाएगा। तो दीज आर द स्यूडो फोर्सेस दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि स्यूडो फोर्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं इस बात को समझना आप लोग, ठीक है ना, कि मान लो कि आपके पास दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, मान लो कि यहां पर दो लोग दौड़ रहे हैं। सो से दैट दिस इज मैन A एंड दिस इज मैन B, और दोनों दौड़ रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पे, ठीक है ना, ये दोनों ही दौड़ रहे हैं। ठीक है ना, और इसका एक्सेलरेशन है मान लो a/a, कुछ a लिख लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन मान लो कि मैं लिख लेता हूं यहां पे a1, इसका एक्सेलरेशन क्या लिख लेता हूं a1, और इसका एक्सेलरेशन लिख लेता हूं a2, इसका क्या एक्सेलरेशन लिख लेता हूं a2, ठीक है ना। तो अब ये a1 है और ये a2 है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो व्हाट इज द स्यूडो फोर्स, व्हाट is the pseudo force observed by the man 2 on man 1।
तो मैन 2 जो है वो मैन 1 पे कितना स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व करेगा, तो इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है. इट इज सिंपली इक्वल टू, दिस स्यूडो फोर्स इज सिंपली इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब यहां खुद ऑब्जर्वर एक सिस्टम है, तो स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A2 इनटू, लेकिन मास किसका यूज करना पड़ेगा, जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो. समझना इस चीज में, स्यूडो फोर्स में मास उसका होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन उस सिस्टम का होता है जिसमें ऑब्जर्वर खुद खड़ा है. मास उस बॉडी का होता है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और एक्सेलरेशन उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है जिसमें ऑब्जर्वर खुद खड़ा है. यानी ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन यहां पर वो तो A2 है, और मास इसका लिखना पड़ेगा, तो M1 इंटू A2, लेकिन डायरेक्शन जो है वो A2 के ऑपोजिट होगी. तो दिस इज स्यूडो फोर्स, मैं F लिख लेता हूं, F स्यूडो, ये F स्यूडो है ऑब्जर्व्ड बाय M1 ऑन M2. ठीक है ना. एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज F स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय M2 ऑन M1, अगर मैं यहां पे बात करूं what is pseudo force, yeah, what is the pseudo force, in fact what is the pseudo force observed by man 1 on man 2. अभी तो हम लोगों ने man 2 on man 1 कैलकुलेट कर लिया, तो observed by man 1 on man 2. So what is the pseudo force observed by man 1 on man 2? तो इसके लिए आप लोग क्या आंसर लिखोगे, सो दिस स्यूडो फोर्स, ठीक है ना, F स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय man 1 on man 2, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ क्या होगा. तो F स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय man 1 on man 2, ठीक है ना, बाय man 1 on man 2. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पे एक्सेलरेशन, क्योंकि अब man 1 ऑब्जर्वर है, तो एक्सेलरेशन man 1 का लिखना पड़ेगा, तो इट इज A1. किसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो man 2 को ऑब्जर्व कर रहा है, तो मास man 2 का लिखना पड़ेगा, और डायरेक्शन A1 के ऑपोजिट होगी. ठीक है ना. तो इस बात को आप लोग समझना यहां पर, यह बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि जो हमारे पास स्यूडो फोर्स होता है उसको रिलेटिव एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होता है. कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इस बात को भी समझना आप, कि मान लो कि दो हमारे पास स्केट्स हैं, ये दो स्केट्स हैं, और यहां पे ये हमारे पास कोई man 1 है, ठीक है ना, से दैट दिस इज man 1, और एक और स्केट है, और यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये हमारे पास man 2 है, ठीक है ना, दिस इज man 2. इस बात को समझना आप. और ये दोनों के दोनों का जो एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो सामने की ओर A है, और इसका भी एक्सेलरेशन जो है सामने की ओर A ही है. ये मान लो कि इसको मैं A0 बोल रहा हूं, और इसका भी एक्सेलरेशन A0 है सामने की ओर. तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. रिलेटिव एक्सेलरेशन इन बिटवीन man 1 एंड man 2 is equal to 0. is man 2 is equal to 0. ठीक है ना. तो क्या यहां पर, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, तो क्या स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व 0 करेंगे, क्या ये ऐसा होगा. अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज स्यूडो फोर्स, F स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय man 1 on man 2, तो क्या आप 0 लिख दोगे क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है. नहीं, अभी भी क्या लिखोगे, तो F स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय man 1 on man 2 बाय man 1, यहां ऑब्जर्वर man 1 है, तो मास उस ऑब्जेक्ट का रखना पड़ेगा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मास तो M2 लिखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन M1 का लिखेंगे. एक्सेलरेशन उसका लिखते हैं जिस फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर होता है. ठीक है ना. तो ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ये A0 हो जाएगा, और डायरेक्शन माइनस. So this is F pseudo observed by man 1 on man 2. This is minus M2 A0. And what is F pseudo? What is F pseudo observed by man 2 on man 1? तो यहां पे man 1 क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड man 2 जो है वो ऑब्जर्वर है, तो मास ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, दैट इज M1, और एक्सेलरेशन उस सिस्टम का, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर यहां पे तो दोनों का खैर A0 ही है, तो A0 लिखेंगे. हालांकि इसमें लिखना मुझे किसका था, M1 का, तो M1 का A0 है, और डायरेक्शन उल्टा. तो ये दोनों ही एक दूसरे पे कितना स्यूडो फोर्स देखेंगे,
तो ये मतलब दोनों का हालांकि सेम नहीं होगा, ये जो स्यूडो फोर्स देखेगा जो m1 देखेगा m2 पर वो होगा -m2a0, और जो m2 देखेगा m1 पे वो होगा -m1a0। तो दोनों का आपस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्यूडो फोर्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्यूडो फोर्स हैज नथिंग टू डू विथ रिलेटिव एक्सेलरेशन। उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। सो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड while we are studying pseudo force और while we are doing the numericals of pseudo force, कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम में pseudo force को इंट्रोड्यूस करोगे तो किस तरह से करोगे आप लोग। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सेम पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक ट्रॉली है, हमारे पास इस तरह से कोई ट्रॉली है, ठीक है, और इस ट्रॉली पर, इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन सामने की ओर है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सामने की ओर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली है, एक्सेलरेशन ए। यहां पर मान लीजिए कि 3 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए कि दिस इज आवर मैन से बी, ठीक है ना, और ये हमारे पास मैन ए है, और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर और है, मान लो इसको मैन सी बोल रहा हूं, और ये ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना। इनकी मासेस भी ऐसे ही हैं, एम ए, एम बी एंड एम सी, और ये लोग दौड़ रहे हैं ट्रॉली पे ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली a/3 से, और ये भी a/3 एक्सेलरेशन से दौड़ रहे हैं। ये दोनों ट्रॉली पे, बट दिस इज देयर एक्सेलरेशन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ओके, सो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से आपके लिए लिख भी देता हूं ताकि बाद में रिवीजन के वक्त भी आपको क्लियर रहे ये बात, ठीक है ना, कि द ट्रॉली हैज एन एक्सेलरेशन a is equal to, or has an acceleration a, has an acceleration a towards right, and man A and man B are having accelerations a/3 both towards left with respect to the trolley, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दोनों की एक्सेलरेशन a/3 टूवर्ड्स लेफ्ट है। सो व्हाट इज द स्यूडो फोर्स, आवर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय मैन सी ऑन मैन बी, what is the net force observed by man C on man B, and what is the pseudo force observed by man A on man B. So these are the 3 parts of the question. The first part of the question is what is the pseudo force observed by the man A on man B. Okay, by the man, or first of all by the man C on man B. So this is first part. What is the pseudo force observed by man C on man B? Then we have the next part of the question, that is what is the net force observed by man C on man B. Okay, so what is the net force observed by the man C on man B. So this is the next part of the question, and then we have what is the pseudo force observed by the man A on man B. So these are the 3 parts of the question, और ये क्वेश्चन अगर आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते हो तो होपफुली इसका ये मतलब होगा कि आपने रिलेटिव मोशन भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना, एंड स्यूडो फोर्स की भी आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट है क्वेश्चन के, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफली सॉल्व करूंगा, मुझे उम्मीद है कि फेयरली आप लोग इसको कर पाओगे। दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला जो आंसर बोल रहा व्हाट इज स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय द मैन सी ऑन मैन बी। अब मैन सी खुद ग्राउंड पे खड़ा है
और ग्राउंड पे खड़े होने की वजह से मैन सी के लिए हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम, और इनर्शियल फ्रेम से कोई भी स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं होती है, कोई भी स्यूडो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्हाट इज द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय मैन सी ऑन मैन बी? सो आवर आंसर इज जीरो स्यूडो फोर्स, नो स्यूडो फोर्स, रादर आई कैन राइट नो स्यूडो फोर्स। कोई भी स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा क्योंकि वो खुद कहां पर खड़ा है? ग्राउंड पे। लेकिन व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितना ऑब्जर्व करेगा? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं सेकंड पार्ट को यहां पे आप लोग के लिए सॉल्व करूं, दिस सेकंड पार्ट, ठीक है ना, पार्ट बी को आप लोग के लिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो एफ नेट जो ऑब्जर्व होगी, एफ नेट, नेट फोर्स, सो इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट, ठीक है ना। एफ नेट फ्रॉम ग्राउंड अगर आप लिखोगे, एफ नेट फ्रॉम ग्राउंड, एफ नेट ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, तो इट इज मास इंटू ए नेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब ए नेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी, ठीक है ना, जिसको मैं सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ बी बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। ए नेट किसकी? ए नेट ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो हो जाएगी, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, पहली बात की एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ये कहलाएगी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। ये तो पढ़ा ही हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है, इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? -a/3 आई कैप है या नहीं है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ये पीछे की ओर है, तो -a/3 आई कैप। दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन ऑफ बी के, एंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, ये ध्यान दो, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली आगे की ओर है, तो दैट इज प्लस आई कैप, प्लस ए आई कैप। होपफुली ये चीज दिख रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस चीज को इधर लाऊं, तो ये ए आई कैप माइनस a/3 आई कैप, क्योंकि इधर माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो उसको अगर आप इधर लाओगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो ए आई कैप माइनस a/3 आई कैप। तो देयरफॉर यहां से हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना, यहां से हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई। तो वैल्यू ऑफ ए बी इज देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो इट इज 2/3 ए आई कैप। सो दिस इज ए बी, दैट इज एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको आप ए नेट बी भी बोल सकते हो। तो देयरफॉर एफ नेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगा, एफ नेट फ्रॉम ग्राउंड, एफ नेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, रादर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो एफ नेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड जो होगी, ग्राउंड से जो एफ नेट ऑब्जर्व करोगे, तो इसकी मास क्या है? एम बी इंटू 2/3 ए आई कैप, तो 2/3 एम बी ए आई कैप। So this is the F net with respect to ground. F net as observed from ground is mass into acceleration as observed from ground. तो पहले acceleration as observed from ground calculate कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब बोल रहा what is pseudo force as observed by man A on man B? तो क्या man A pseudo force observe करेगा man B पे? भाई दोनों की acceleration तो सेम है, करेगा या नहीं करेगा? relative acceleration तो 0 है, करेगा। यही तो अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं होता है स्यूडो फोर्स डिस्कशन करते वक्त। जब भी हम स्यूडो फोर्स का डिस्कशन करते हैं तो उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं होती है। अब हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एम ए जो है, मैन ए जो है, ये ऑब्जर्वर है और मैन बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान देने वाली बात है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैन ए जो है वो ऑब्जर्वर है और मैन बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो एफ स्यूडो जो ऑब्जर्व होगी, एफ स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय मैन ए ऑन मैन बी, एफ स्यूडो ऑब्जर्व्ड बाय मैन ए ऑन मैन बी, सो इट इज मास ऑफ मैन बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए। लेकिन ये जो मैन ए का एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन होता है, इस फ्रेम की नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए, और सामने माइनस का साइन लगाना होता है क्योंकि ये उल्टा होता है। अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए अगर आप कैलकुलेट करोगे, जिसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
सो इट इज इक्वल टू, या पहले मैं बात करूं अगर एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए, उसको डायरेक्टली मैं ए लिख देता हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ये कितनी है, -a/3 है, यही तो है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज -a/3 वैसे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उतना ही होगा जितनी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, क्योंकि दोनों पीछे a/3 से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। बट यहां से भी आप देख सकते हो, तो या तो मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी उतना ही होगा ना जितनी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, जो कि हमारे पास कितनी आंसर आई थी, 2/3 तो यानी कि मैं यहां पे अपना आंसर क्या लिख सकता हूं, सो इट इज इक्वल टू -mb इंटू 2/3a, ठीक है ना, 2/3 एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए, ठीक है ना, जो कि हमें पता चल गया 2/3a. सो दिस इज द स्यूडो फोर्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो दिस इज -2/3 mb/a. So this is the acceleration of, or this is the pseudo force observed by man A on man B. तो man A जो man B पे pseudo force observe करेगा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में relative acceleration जो है वो 0 है। तो pseudo force observed by man A on man B, क्या इसका आंसर 0 होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि man A के पास acceleration है, और accelerated frame से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे अगर आप लोग, तो उस पर pseudo force act करेगी ही करेगी। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है मैन, तो ये जब बी को देखेगा तो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी, तो कितनी करेगी, तो मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन ऑफ a/3 मत बता देना, a/3 तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में होती है, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन हम लोग स्यूडो फोर्स के फॉर्मूले में रखते हैं, वो एक्सेलरेशन उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में होती है जो फ्रेम खुद रुका हुआ है। तो यहां पे रुका हुआ ग्राउंड फ्रेम है, यानी मैन ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा। ये चीज पहले ही मैंने डेरिवेशन इसीलिए मैंने दिखाया था ताकि आप लोग कहीं किसी स्टेप पे कंफ्यूज ना हो। तो मैन ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना पड़ेगा, तो मैन बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाल लिया था यहाँ पे, तो सेम मैन ए का भी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, क्योंकि ट्रॉली पे ही हैं दोनों, और दोनों a/3 से पीछे भाग रहे हैं। तो इट इज pseudo force observed by man A on man B is mass of man B into acceleration of man A with respect to ground, so it is minus of mb into 2/3 a क्योंकि 2/3 ही उसका acceleration है, so this is minus 2/3 mb a, ठीक है। so hopefully ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। अगर आपने यहां तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आप लोग को महारत हासिल हो गई है स्यूडो फोर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स में मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है पहला इसके ऊपर बेस्ड, दैट इज अ होमोजेनियस फ्लेक्सिबल रोप रेस्ट्स ऑन अ वेज whose side edges make an angle alpha and beta with horizontal, that is in the figure. The central part of the rope lies on the upper rib C of the wedge. तो क्योंकि central part upper edge पे है, तो मतलब इधर जो हमारी मास है इधर भी m/2 हो गई है, this is also m/2 एंड दिस इज ऑल्सो m/2, क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो है वही दिख रहा है आपको कि बेसिकली टॉप पे है। तो ये तो हमारे पास आइडिया आ गया। विथ वॉट एक्सेलरेशन शुड द वेज बी पुल्ड, ये पुल्ड लिखा हुआ है, विथ वॉट एक्सेलरेशन शुड द एज बी पुल्ड टू द लेफ्ट, बोल रहा लेफ्ट में किस एक्सेलरेशन से, तो लेफ्ट में हमें पुल करना है इसको, कि लेफ्ट में इसको किस एक्सेलरेशन से हम पुल करें, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोप विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, मतलब कि रोप जो है वो डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इधर की ओर पुल करोगे तो यहां पे देखो सबसे पहले तो वेट की वजह से हम जो फोर्सेस है उनको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पे नीचे इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आपको, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया फिलहाल, ठीक है। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमने किधर माना है, एक्सेलरेशन जो माना है इसका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की ओर है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे है तो इस पे स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, इस पार्ट पे भी स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के उल्टे डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करता, वो अभी हमने देखा था। ये स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी, इट इज मास ऑफ द बॉडी जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, यहां रोप की मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो इट विल बी m/2 into a। सो दिस इज द स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स है। और इस वाले पार्ट पे भी स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसकी वैल्यू होगी m/2 into
ए, क्योंकि मास m/2 है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए है पीछे की ओर, तो जो स्यूडो फोर्स हैं दोनों पे ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एक्ट करेंगे, तो मास m/2 इनटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो ये स्यूडो फोर्सेस हो गए। एडिशनली इस पे इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे m/2 इंटू जी, और यहां पर भी इसकी जो वैल्यू होगी इट इज m/2 इंटू जी। तो अगर हम इनको रिजॉल्व करें, इन फोर्सेस को अगर हम रिजॉल्व करते हैं पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा हो गया। अब ये वाला एंगल बीटा है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल बीटा है, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है, और ये वाला एंगल वापस बीटा हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां पर भी रेजोल्यूशन करूं फोर्सेस का दो हिस्सों में, परपेंडिकुलर टू एंड पैरेलल टू इंक्लाइन, तो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल जो है हमारा ये भी अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल वापस अल्फा हो गया। ठीक है ना, तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो अब चलिए हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो मैं पिंक से ही रिजॉल्व कर दिया, अब मैं इस कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो अगर मैं रिजॉल्व करूं तो m/2 को अगर आप रिजॉल्व करोगे दो हिस्सों में, तो इधर की ओर इसका कंपोनेंट आएगा m/2g साइन बीटा। ठीक है ना, m/2g साइन बीटा इधर कंपोनेंट आएगा, और इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा इट इज m/2g कॉस बीटा, पर उसको यहां से नॉर्मल रिएक्शन आके कैंसिल कर देगा, तो ये कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं है। अगर मैं m/2a के दो कंपोनेंट्स बनाऊं, ये m/2a जो है हमारे पास, तो यहां पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की ओर कंपोनेंट आएगा। ठीक है ना, तो इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज m/2a साइन बीटा, साइन बीटा वो इधर आएगा, और इधर की ओर जो आएगा हमारे पास m/2a कॉस बीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, मतलब कि जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सब मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर अगर मैं एनालिसिस करूं तो m/2g जो है, अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो इधर की ओर हमारे पास आएगा m/2g कॉस अल्फा। ठीक है ना, और इधर की ओर हमारे पास आएगा m/2g साइन अल्फा। ठीक है ना, m/2g कॉस अल्फा, और इधर आएगा m/2g साइन अल्फा। अगर इस m/2 को मैं रिजॉल्व करूं तो इधर की ओर आएगा हमारे पास m/2a साइन अल्फा। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा के साथ वाला कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर होगा हमारे पास m/2a कॉस अल्फा, और इधर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो धागा है वो कब स्किड नहीं होगा, इस इंक्लाइन प्लेन पर ये धागा या रोप जो रखा हुआ है वो कब स्किड नहीं होगा, जबकि इधर खींचने वाले फोर्सेस और इधर खींचने वाले फोर्सेस बराबर हो जाए। समझ रहे हो, मतलब इधर खींचने वाले फोर्सेस और इधर खींचने वाले फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो जाए। तो इधर खींचने वाले कौन से फोर्सेस हैं, तो इधर खींचने वाले जो हमारे फोर्सेस हैं वो हैं m/2g साइन बीटा प्लस m/2a कॉस बीटा, और इधर खींचने वाले कौन से फोर्सेस हैं, तो वो हैं m/2g साइन अल्फा माइनस m/2a कॉस अल्फा। माइनस इसलिए क्योंकि m/2g साइन अल्फा नीचे है एंड m/2a कॉस अल्फा ऊपर है, तो यहां से m/2a को मैं स्प्लिट कर देता हूं, मतलब m/2a को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं सभी में। हमें वैल्यू तो a की पता करनी है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि g साइन अल्फा, अगर मैं इधर से भी अगर ले आऊं, ठीक है ना, मैं इसको उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो यहां से आप देख सकते हो कि g साइन अल्फा, देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं कि g साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा जो लिखा हुआ है, माइनस a कॉस अल्फा। अब मैं अगर इस g साइन बीटा को उधर ले जाऊं तो ये माइनस होकर के चली जाएगी, तो g साइन अल्फा माइनस g साइन बीटा ये किसके बराबर लिखा हुआ है, तो अब a कॉस अल्फा को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है और इधर पहले से a कॉस बीटा पड़ा हुआ है, तो a कॉस अल्फा इधर आके प्लस हो गया एंड प्लस पहले से क्या पड़ा हुआ है, a कॉस बीटा। होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को। अब मैं वापस छोटा कर देता हूं क्योंकि एनालिसिस पूरी देख ली है आप लोगों ने इसकी, ठीक है ना। तो दिस इज g साइन, यहां पे आपको दिख रहा है, ये मैं पूरा बड़ा करके अब लिख दे रहा हूं, तो यानी कि यहां पे आपको दिख रहा है इस इक्वेशन से कि g साइन अल्फा
जी साइन अल्फा माइनस जी साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो a cos अल्फा प्लस फिर किसके बराबर हो जाएगा, a cos बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे ऊपर आप लोग किसको कॉमन ले सकते हो, g को, तो g साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a cos अल्फा प्लस cos बीटा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू g साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन a और cos अल्फा प्लस cos बीटा। सो दिस इज द आंसर। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। अब बोलोगे सर ये बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है, तो मैंने बिल्कुल बड़ा करके इसको दिखते हुए समझाया था आप लोगों को। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ओके, तो नेक्स्ट इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो लिफ्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि अ मैन ऑफ मास कैपिटल M स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन A। एक एलिवेटर है जो कि ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा विद सम एक्सेलरेशन A। तो अ मैन ऑफ मास M स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन A। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर A। अब ऑब्जर्वर A जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है क्योंकि स्टेशनरी ऑन ग्राउंड लिख रहा है, एंड ऑब्जर्वर B जो कि स्टेशनरी ऑन एलिवेटर है, ठीक है ना, मतलब एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रही है तो उसका भी एक्सेलरेशन है। ऑल्सो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की रीडिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं बनाऊंगा FBD विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, FBD फ्री बॉडी डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। किसकी फ्री बॉडी मुझे बनानी है, तो बोल रहा है कि मैन ऑफ मास M, तो मास M की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, मतलब उस मैन की जो खड़ा है उस पे, ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, ये मान लो कि ये उसकी वेइंग मशीन है जिसपे वो मैन खड़ा है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो ग्राउंड फ्रेम से मुझे दिखेगा कि ये जो मैन है ना, ये ग्राउंड फ्रेम वाला, ये जो मैन A है जो ग्राउंड फ्रेम पे है, तो उसको दिखेगा कि ये पूरी की पूरी लिफ्ट क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो मैन भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। अब जब इसकी वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा मैन की, तो यहां पे क्या दिखाएगा, अब केवल मैन की मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो मैन का अपना वेट दिखाएगा नीचे, तो मैन का जो वेट होगा वो mg होगा और मैन पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r दिखाएगा। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना कि जिस वेइंग मशीन पे हम खड़े होते हैं वो कभी हमारी एक्चुअल वेट नहीं मेजर करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। वेट तो हम पे अर्थ लगा रही है, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस पे, जिस पे हम खड़े होते हैं उस पे हम कौन सा फोर्स लगाते हैं। तो जब स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं तब तो हम लोग अपना वेट जितना ही फोर्स उस पर लगाते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन होता है तो वेट से कम फोर्स भी लग सकता है, वेट से ज्यादा फोर्स भी लग सकता है उसके ऊपर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन नापती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एपरेंट वेट। तो जिस स्प्रिंग बैलेंस पे हम खड़े होते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी एक्चुअल वेट बताए, वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन बता रही होती है, ठीक है, हम नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए, क्योंकि ये मैन जो है वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, r माइनस mg इज इक्वल टू ma लिखोगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो r, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट हो रहा तो ज्यादा बड़ा फोर्स r लिखेंगे। तो दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने FBD तो बना दिया, दिस इज द FBD में सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं, बट ये FBD आपको दिखाने के लिए। अब इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, r माइनस mg इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से r की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज m इंटू जी प्लस ए, अगर ये उधर ले जाओगे तो m इंटू जी प्लस ए हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू। सो r इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ठीक है ना। सो यहां पे आप देख सकते हो कि जो वेट नापेगी वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, एक्चुअल वेट तो mg है पर वो जो स्प्रिंग बैलेंस नाप रही है वो r इंटू एम जी प्लस ए है। लेकिन मैंने इसके अंदर कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं बनाया है यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि ये जो हमारे पास मैन है जो कि ऑब्जर्वर, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, वो खुद इनर्शियल फ्रेम में है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे, ऑब्जर्वर इज इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, वो इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसीलिए कोई भी स्यूडो फोर्स उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन मान लो कि यही ऑब्जर्वर अगर इनर्शियल फ्रेम में ना होकर के नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला हो, मान लो ये जो ऑब्जर्वर बी है वो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा, तो ये हमारे पास वो मास m है, या वो जो मैन है m मास का, लेकिन ऑब्जर्वर जो है अब वो मैन b है जो कि खुद ही लिफ्ट में खड़ा है और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है।
तो यहां पे नीचे शो करेगा वो mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r शो करेगा। नीचे क्या शो करेगा? mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r शो करेगा। लेकिन इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या इस मैन का कोई एक्सेलरेशन है? क्या मैन b को मैन a एक्सेलरेट होता दिखेगा? नहीं, क्योंकि लिफ्ट में तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, लिफ्ट में दोनों साथ साथ जा रहे हैं। इसका मतलब मैन बी को मैन ए एक्सेलरेट होता दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो भाई? ऐसा तो नहीं कि लिफ्ट के जमीन पे मैन बी खड़ा है और मैन ए ऊपर चला गया छत पे लिफ्ट के। ऐसा तो नहीं, लिफ्ट के अंदर दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैन ए जो है या जो मैन है ये हवा में उड़ने लगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो साथ साथ जा रहे हैं, तो इसको इसका कोई एक्सेलरेशन दिखेगा ही नहीं। तो क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा तो यहां पे देखो गलत आंसर दे देगा। ये बोलेगा r माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू जीरो एक्सेलरेशन, देयरफॉर r इज इक्वल टू mg। और फिर ये कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि भाई ये तो mg से ज्यादा फोर्स बता रही है, स्प्रिंग बैलेंस तो हमारी बता रही है mg प्लस a जितना वेट है इसका, और मुझे मेरी इक्वेशन के अनुसार r इक्वल टू mg आ रहा। तो गलती इसने कहा कि इसने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम से। इसको किससे अप्लाई करना था? इनर्शियल फ्रेम से। या तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई करते वक्त स्यूडो फोर्स लगाना था, वो इसने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर गलती हो गई है। तो अब वो क्या करेगा? अब उसको समझ में आया, ठीक है ना, उसने हमारी क्लास देखी और अब उसको समझ में आया कि क्योंकि मैं खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मुझे एक स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो मास ऑफ द बॉडी जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। और इस स्यूडो फोर्स को एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फ्रेम ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स को मैं नीचे बनाऊंगा। सो दिस इज स्यूडो फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऊपर है तो इसीलिए स्यूडो फोर्स को कहां बनाया गया है? नीचे। और अब उसका आंसर सही आ जाएगा क्योंकि उसको नेट एक्सेलरेशन तो क्या दिख रही है? जीरो दिख रही है। तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा ऊपर की ओर तो r है पर नीचे की ओर हमारे पास कौन से फोर्सेस हैं? तो एक तो mg उसका वेट और एक स्यूडो फोर्स ma। तो यानी कि देयरफॉर r विल बी इक्वल टू mg प्लस a, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि बिना FBD में स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस किए अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशंस लिख देता हूं तो आंसर गलत आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? उसमें स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इनर्शियल फ्रेम से जब हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी स्यूडो फोर्स के इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिफ्ट के लिए तो इसको एज अ फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना कि जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही होती है और कोई इंसान अगर खड़ा होता है लिफ्ट के अंदर किसी स्प्रिंग बैलेंस पे, तो जो उसका वेट दिखता है, एक्चुअल वेट तो हमेशा mg रहता है, लेकिन जो एपरेंट वेट होती है, मेजर्ड वेट, एपरेंट वेट की अगर मैं बात करूं और लिफ्ट अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो इसकी वैल्यू होती है W इज इक्वल टू mg प्लस a। क्या होती है? W इक्वल टू mg प्लस a। और लिफ्ट अगर नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही होती है, ठीक है ना, लिफ्ट अगर नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही होती है तो इस केस में जो एपरेंट वेट होता है, ठीक है ना, दिस इज नॉट रियल वेट, दिस इज व्हाट? दिस इज एपरेंट वेट, एपरेंट वेट W, जो कि वेट हमें दिख रही है स्प्रिंग बैलेंस पे। तो एपरेंट वेट W इक्वल टू mg माइनस a। लेकिन लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अच्छा उसके बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि अगर मान लो एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर इक्वल टू g हो गया, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है, इफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g तो वेट विल बी इक्वल टू जीरो। एपरेंट वेट, रियल वेट तो mg ही रहेगा, एपरेंट वेट जीरो हो जाएगी क्योंकि g माइनस जी लिखोगे तो जीरो ही हो जाएगा। यानी कि अगर लिफ्ट का मान लो केबल टूट गया और लिफ्ट फ्री फॉल करने लगी तो आपकी स्प्रिंग बैलेंस जीरो रीडिंग दिखाएगी, मतलब आप खुद ही वेटलेस महसूस करोगे। ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत वेटलेस तो कहाँ महसूस करते हैं? जब कोई झूला घूम रहा है और जब झूला, वो जो मेरी गो राउंड होती है बड़ी वाली, जब उसके ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं हम लोग, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें वेटलेसनेस लग रहा होता है, ठीक है ना। तो यही चीज यहां पर है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर अगर जी से आने लगी तो उस वक्त हम वेटलेसनेस फील करेंगे, ठीक है ना। और अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए तो उस केस में एपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट और दोनों इक्वल टू mg होता है,
apparent weight is equal to real weight and both are equal to mg. ठीक है, तो होपफुली ये पूरी की पूरी चीज आप लोग को क्लियर है, ठीक है ना। तो यही हमारे लिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीजें हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं और इसके बाद 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन है कि बॉब ऑफ मास m इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, इस बॉब का जो मास हमें गिवन है दैट इज 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स का बॉब है ये। तो बॉब ऑफ मास 50 ग्राम्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रॉली बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और वहां से ये जो बॉब है जिसकी मास m है वो सस्पेंडेड है। तो बॉब ऑफ मास m इक्वल टू 50 ग्राम्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रॉली बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इफ द ट्रॉली एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज, बोल रहा थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज बनाता है विथ वर्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले तो ऑब्जर्वर को हम ऑब्जर्वर को मान लो ग्राउंड पे खड़े कर देते हैं। मान लो हमारे पास 2 ऑब्जर्वर्स हैं, तो एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना, इसको मान लो मैं ऑब्जर्वर 1 बोल रहा हूं, और दूसरा ऑब्जर्वर खुद ट्रॉली में खड़ा है, मान लो मैं इसको ऑब्जर्वर 2 बोल रहा हूं। तो ऑब्जर्वर 2 जो है वो कैसा ऑब्जर्वर है, वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर 2 इज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, वेयरएज ऑब्जर्वर 1 जो है वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर 1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर क्योंकि वो ग्राउंड पे खड़ा है, एंड ऑब्जर्वर 2 इज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में खड़ा है, मतलब खुद वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, ट्रॉली खुद एक्सेलरेटेड है। तो इसमें से कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर स्यूडो फोर्स बनाएगा, तो ऑब्जर्वर 2। कौन सा नहीं बनाएगा, ऑब्जर्वर 1। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, ठीक है ना। तो FBD विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, FBD फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम भी इसको बोल सकते हो। तो FBD विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 अगर आप लोग बनाओगे यहां पे, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर 1 जो है उसको ये पूरी की पूरी यूं ऐसे चलती, ऐसे ऐसे, या यहां से देख लो, ऐसे आगे जाती दिखेगी, ठीक है ना। और क्योंकि उसको ये आगे जाती दिखेगी तो उसको इसका एक्सेलरेशन दिखेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ए एक्सेलरेशन दिखेगा कांस्टेंट एंगल पे, एट द कांस्टेंट एंगल थीटा, जो कि 37 डिग्रीज यहां पे गिवन है, लास्ट में फीड कर देंगे हम लोग। तो ये उसको एक्सेलरेट होती हुई तो दिखेगी, ठीक है ना। तो इस एक्सेलरेशन को मैं यहां पे शो कर देता हूं कहीं ऊपर, कि पूरा का पूरा सिस्टम इसको एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में तो हम फोर्सेस बनाते हैं, तो मैं फोर्सेस ड्रॉ करता हूं, तो इस पे नीचे की ओर जो फोर्स एक्ट करेगी वो mg एक्ट करेगी, ठीक है ना, और इधर की ओर इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो टेंशन। अब अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं 2 हिस्सों में, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इधर की ओर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इधर की ओर हमारे पास आएगा t cos थीटा, और इधर सामने की ओर हमारे पास आएगा t sin थीटा। तो ऊपर की ओर आएगा t cos थीटा और सामने की ओर आएगा t sin थीटा। ये ध्यान देने वाली बात है, t cos थीटा और t sin थीटा आ गए हमारे पास, यही 2 फोर्सेस हैं। मैंने t को अगर रिजॉल्व किया तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारे पास मास m है, ये जो मास m आपको दिख रही है, इस मास m की वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो मास m है ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो एज द मास m is in vertical equilibrium, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ऊपर t cos थीटा है, t cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। क्योंकि ये जो मास m है ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो t sin थीटा ma होनी चाहिए फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का मतलब कि नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है ना, नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा है,
और टी साइन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, तो मास इनटू जो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिख रही है ब्लॉक की या इस बॉल की, और बॉल ऐसे जा रही है, तो ये जो बॉल है यहाँ पे उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू ma। मैं मान लेता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन जो है, या इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मैं मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं यहां पे, ठीक है ना, कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है ना, या 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख लेता हूं, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर मैं लिखूंगा, तो LHS पे तो अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा, तो t से t कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, और RHS पे क्या आ जाएगी, a बाई जी। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास a बाई जी आ गई है, और थीटा 37 डिग्रीज गिवन है, तो tan 37 क्या होती है, 3/4 होती है, नहीं होती है। tan 37 क्या होती है, sin 37 बाई cos 37, sin 37 3/5, cos 37 4/5, तो 3/4 हो गई, तो tan 37 3/4, मतलब कि यहां पे मैं लिख देता हूं उस चीज को कि देयरफॉर tan 37 इज इक्वल टू a बाई जी हो गया, a बाई जी, तो देयरफॉर 3/4 इक्वल टू a बाई जी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3g/4, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारा आंसर जो एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू 3g/4। वैसे ये थीटा होती कितनी है, तो थीटा का जो जनरल फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। तो अगर किसी ट्रॉली को, इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी ट्रॉली को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं हॉरिजॉन्टली विथ सम एक्सेलरेशन a, तो जो हमारे पास एंगल थीटा आती है दैट इज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। जो एंगल थीटा आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, इतनी एंगल होती है, मतलब ये हमारी वैल्यू ऑफ थीटा होती है। इसको हमें ध्यान रखना है कि दिस इज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहां पे ये जो tan इनवर्स a बाई जी है, ये इक्विलिब्रियम एंगल है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि मैक्सिमम कितनी गई होगी ये, तो उसका आंसर होता है 2 tan इनवर्स a बाई जी। उसको हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। कभी अगर आपसे मैक्सिमम एंगल पूछेगा कि भाई हमारे पास एक स्ट्रिंग ऐसी सीधी लटकी थी और इसको a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया, तो मैक्सिमम किस डिस्प्लेसमेंट तक गई होगी, तो 2 tan इनवर्स a बाई जी तक गई होगी। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम एंगल जो होता है वो tan इनवर्स a बाई जी होता है। एक बात ध्यान रखना कि ज्यादातर केसेस में जो मैक्सिमम एंगल या मैक्सिमम डिस्टेंस जाती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ट्वाइस होता है। जैसे किसी स्प्रिंग के साथ जब मास को हम कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड होगी, तो इट इज mg बाई के, कितनी एक्सटेंड होगी, mg बाई के। लेकिन जब मैक्सिमम इलोंगेशन पूछेगा तो इट इज 2mg बाई के। इक्विलिब्रियम पे कितनी एक्सटेंड होगी, तो इट इज mg बाई के, लेकिन जब मैक्सिमम इलोंगेशन पूछेगा तो आपको क्या बताना होगा, 2mg बाई के, ठीक है ना। तो खैर ये न्यूमेरिकल को हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम से कर लिया है सॉल्व। अब इसी न्यूमेरिकल को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बाई ड्रॉइंग FBD विथ रेस्पेक्ट टू मैन 2, तो मैन 2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं FBD बना रहा हूं, दैट इज FBD फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज FBD फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब आप FBD बनाओगे तो आपको क्या दिखेगी यहां पे, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा जो है उसकी वैल्यू है 37 डिग्रीज। और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं दो हिस्सों में, ठीक है ना, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, यहां पे टेंशन है हमारे पास, तो टेंशन को अगर मैं दो हिस्सों में रिजॉल्व करता हूं, यहां पे ये जो टेंशन है, तो ऊपर की ओर आ जाएगा t cos 37, दैट इज 4t/5, ऐसे ही लिख लो अभी, तो t cos 37 ऊपर आ जाएगा t cos 37, क्योंकि ये वाला एंगल 37 है तो ये भी 37 डिग्रीज होगा। और सामने कितना आ जाएगा, तो सामने होपफुली दिख रहा आप लोगों को, तो सामने आ जाएगा t sin 37, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नीचे mg आ जाएगा। पर ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2, उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। तो अगर मान लो कि वो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 लिख देता है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तब तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर t cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगी एंड t sin 37 तो होगा ही नहीं, कुछ कोई टेंशन इधर आएगा ही नहीं। लेकिन फिर वो ऑब्जर्वर रियलाइज करेगा कि मैं क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मुझे एक स्यूडो फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो जो स्यूडो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू द
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग एनालाइज्ड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और इसकी डायरेक्शन सिस्टम के एक्सेलरेशन के उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो ये वो फ्री बॉडी डायग्राम में स्यूडो फोर्स बनाएगा। देखो हमने इस डायग्राम में कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं बनाया है, लेकिन ये जो टी साइन थीटा यहां पर थी वो एक्सेलरेशन कॉज कर रही थी, इस ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन दिख रहा था, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। यहां पर तो कोई एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रहा, तो यहां पे टी साइन थीटा की उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि ये टी साइन थीटा जो है ये स्यूडो फोर्स के बराबर होना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में भी इक्विलिब्रियम है। तो फॉर यहां पे फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे आप लोग? फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम टी cos 37 इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, यहां इक्विलिब्रियम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या ग्राउंड फ्रेम से इक्विलिब्रियम था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? तो नहीं, ग्राउंड फ्रेम से ये जो बॉब थी वो एक्सेलरेट होती हुई दिख रही थी, तो ग्राउंड फ्रेम से टी साइन थीटा को हमने किसके बराबर लिखा था? एम ए के बराबर लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेलरेशन करा रहा था। यहां पर भी भाई बात घुमा करके सेम ही हो जाएगी, यहां से इक्विलिब्रियम दिखेगा, लेकिन टी साइन 37 या टी साइन थीटा जो है उसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा? एम ए के बराबर, क्योंकि स्यूडो फोर्स एम ए है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यहां पर भी क्या लिखोगे? टी साइन 37 इक्वल टू एम ए, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। टी साइन 37 इक्वल टू एम ए, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और फिर से अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूं, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3g बाई 4, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक ये भी चीज क्लियर है आप लोगों को। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्यूडो फोर्सेस। तो अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। सो जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 2 स्मूथ ब्लॉक्स ऑफ मास m and m dash are connected by a light inextensible strings are moving on a smooth wedge of mass m. Wedge of mass m उसमें मूव कर रहे हैं। If a force F acts on the blocks, ठीक है ना, if a force F acts on the wedge, sorry, if a force F acts on the wedge, the blocks do not slide relative to the wedge. Blocks जो है relative to wedge slide नहीं करती हैं, तो pseudo force इस पे पीछे एक्ट करेगा, इस पे भी, ठीक है ना। Find the acceleration of the wedge, हमें एक्सेलरेशन ऑफ वेज पता करनी है, एंड द वैल्यू ऑफ एफ पता करनी है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद से करो ताकि आपको इसके अंदर प्रूडेंस हासिल हो इस टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ब्लॉक है जिसकी मास m है विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, विथ व्हाट एक्सेलरेशन a, इसको किस एक्सेलरेशन a से मूव कराया जाए टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। शुड द सिस्टम मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, विथ व्हाट एक्सेलरेशन a, ठीक है ना, यहां से, सो विथ व्हाट एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट शुड द सिस्टम मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना, सिस्टम मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट द मास m डज नॉट स्लाइड ओके ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक मास m रखी हुई है, तो इस इंक्लाइन प्लेन को किस एक्सेलरेशन से आप चलाओ ताकि ये नीचे ना फिसले, ठीक है ना। बोल रहा ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स सप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये भी बोल रहा है कि इस ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स इंक्लाइन प्लेन एक्सर्ट करेगी, और सारे सर्फेसेस को आपको स्मूथ मानना है, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क के लिए हैं, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमारी डीपीपी को रेफर कर सकते हो। हमारी जो डीपीपी है उसके अंदर इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। मतलब आज की जो इसके साथ एसोसिएटेड डीपीपी होगी, जो भी होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डीपीपीज में भी ट्रांसफर कर देते हैं आजकल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।